I am indeed grateful to my friends from media who have found their invaluable time to be present in this press conference. I also thank the Honorable Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises who has given us this opportunity to meet with you. Friends, you have been given 3 papers. I think so the 3 papers have been circulated to you. 3 तरह के पेपर आपको दिए गए हैं. एक है अचीवमेंट्स फॉर दी 2014-16 कि मिनिस्ट्री की क्या अचीवमेंट्स हैं 2014-16 की. एक पेपर हमने दिया है बजट अनाउंसमेंट्स के बारे में, इस साल के बजट अनाउंसमेंट्स के बारे में, और एक और पेपर दिया है हमने 2016-17 की क्या प्लान्स हैं हमारे लिए, 2016-17 की क्या प्लान्स हैं. इस तरह के 3 पेपर हमने आपको दिए हैं. सभी को मिल गए होंगे, नहीं तो एक टीम मेरी सर्कुलेट कर देगी, कोई भी हमारे डायरेक्टर आपको सर्कुलेट कर देंगे. इसमें मुख्य बात तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे, पर जो बजट में हमने बताया है कि हमारा बजट लगभग 15% बढ़ा है और प्लान बजट 3000 करोड़ हो गया. इसमें नॉन प्लान बजट की बात नहीं की, वो 500 करोड़ अलग है, पर प्लान बजट हमारा 3000 करोड़ हो गया. 3000 करोड़ का कैसे ही प्लानिंग की है वो 2016-17 का लिखा हुआ है, वो मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएंगे. 2014-16 में क्या हुआ है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है, और हमने कोशिश की है बताने के लिए कैसे पैसा खर्च हुआ और कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ और कैसे क्या हुआ, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है. हम चाहते हैं आपसे फिर भी कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में, सभी प्रोग्राम के बारे में लिखें अलग से, स्फूर्ति के बारे में अलग से लिखें, एस्पायर के बारे में अलग से लिखें, वो बाद में लिखें, और उसके बारे में कोई भी सूचना चाहिए होगी तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं. मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो मोटी मोटी बातें आपको बताएं कि क्या प्रेस के लिए वो मिनिस्ट्री क्या क्या प्लान्स हैं 2016-17 के, और बाकी जो भी वो आपको बताएं. धन्यवाद. सामान्य बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद ये पहली बार आप सब लोगों के बीच में अपनी बात को कहने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है. इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन बजट के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम अर्थात MSME को सरकार ने महत्व दिया है. उसको देखने के पश्चात आप सब लोगों को भी लगा होगा, और मैं तो अनुभवी कर रहा हूँ. ऐसे बजट का जो MSME के लिए प्लान बजट के रूप में जो एलोकेट हुआ है वो 3000 करोड़ के उसके हैं, और जो नॉन प्लान है जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे वो लगभग 450 करोड़ का है. इस बजट का किस तरीके से भविष्य में अपनी स्कीम्स को लागू करने की दृष्टि से उपयोग किया जाए, इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है. और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया के माध्यम से इस बात पर जोर दिया था कि अधिकाधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और एंटरप्रेन्योरशिप अधिक से अधिक बढ़े, इन्होंने अपेक्षा की थी. हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी स्कीम्स हैं इसके माध्यम से हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करें. और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2014 और अब तक का जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्वरूप रहा है,
सर्वाधिक हमने पीएमईजीपी के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है और उसमें पीएमईजीपी में 8,71,000 के आसपास लोग एम्प्लॉय हुए हैं, रोजगार में यानी इतने का रोजगार सृजित हुआ है। और ये भी 1,12,883 प्रोजेक्ट्स है उसके अंतर्गत। इसमें जो खर्च हुआ है 2,333 करोड़ का हुआ है। इसी ढंग से ये पीएमईजीपी के अलावा जो और भी बाकी के हमारी कुछ योजनाएं हैं उनके अंदर भी 3,23,000 जो हमारे टूल्स रूम हैं, जिसको हम इस समय टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के रूप में कहते हैं, टूल्स रूम के माध्यम से इतने अधिक 3,23,000 का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। खादी और कैर दोनों के अंदर मिलाकर टेंटेटिव कह सकते हैं 5 लाख का हुआ है। और इसलिए मैं कह सकता हूं 2014 और 16 के बीच में, अब तक के बीच में केवल एमएसएमई के माध्यम से इतने लोग, इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक स्वरूप निर्माण हुआ। अभी जो हमारी योजनाएं हैं, आपके पास हमने पेपर दे दिए हैं, कि उन योजनाओं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और सामान्य रूप से आपको उस पेपर के माध्यम से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और एक तो MIT यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके आधार पर हमने इसको वेब पोर्टल के रूप में डेवलप करने की कोशिश की है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि इस समय जो हम बोल रहे हैं, एक आंकड़े हमारे पास आए हैं, उसमें आप कह सकते हैं पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो उसमें किसी भी प्रकार की डुप्लीकेशन ना हो, किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो, इसके लिए हम जो MIS का है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, ये पोर्टल हम डेवलप करेंगे आगे चल करके। और स्फूर्ति एक हमारी स्कीम है जो बड़ी प्रभावी स्कीम है। और स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको रिनोवेट करने के लिए, और उनके जो आर्टिजन्स हैं या कारीगर हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनको और आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी हमने एक योजना बनाई है। और इसमें हम क्लस्टर्स के रूप में, जो हेरिटेज क्लस्टर्स है, उसमें हम पैसे अच्छा दे रहे हैं और उसमें पैसे का आवंटन किया गया है। इसमें 60 करोड़ के लागत से 60 करोड़ लगाकर 39 क्लस्टर्स हमने उसको स्वीकार किया है और 10,000 से अधिक कारीगरों को इससे लाभ होगा। एक स्फूर्ति क्लस्टर, इसको हम ज़्यादा प्रभावी करना चाहते हैं, जिसको फोकस करना की आवश्यकता है, इसको ज़्यादा लाना चाहते हैं ताकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी हमारी आगे बढ़े और कारीगरों की भी स्थिति भी अच्छी हो। इसी ढंग से हमने एक नई स्कीम चालू की, पहले भी हमने बताया था, एस्पायर। ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस एस्पायर स्कीम के अंदर 100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें 45 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर हैं और 25 टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, इनकी स्थापना के लिए हमने सुनिश्चित किया है। और इस माध्यम से ये दोनों का जो स्वरूप होगा, जो आएगा,
इसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए भी हम सुरती और एस्पायर इनका भी हम वेब पोर्टल बना रहे हैं ताकि इस ढंग से इसकी मॉनिटरिंग भी हो सके। ये ग्रामोद्योग के, ये खादी और ग्रामोद्योग को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो मार्केटिंग प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस है, इसका अधिक से अधिक हो सके, यह एक योजना हमारी है। इस योजना में 341 करोड़ सुनिश्चित किया गया है और इसके उत्पादन में 1300 करोड़ तक वृद्धि की संभावना है और 19,50,000 के आसपास रोजगार का सृजन भी इससे होगा। एक टेंटेटिव हमने इस संबंध में विचार किया है और इसी ढंग से जो ग्रामोद्योग है, विलेज इंडस्ट्री में 45,000 करोड़ पार कर जाने की संभावना है और उम्मीद तो है कि इसमें 1,63,00,000 हो, लेकिन कितने होंगे एक हमने अनुमान इस तरह से बनाया है। लेकिन अधिकाधिक इंटरप्रेन्योरशिप भी हो और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी इस विलेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, ये करने की कोशिश की गई है। कॉयर बोर्ड के आधार पर भी, क्योंकि कॉयर भी हमारे यहाँ जो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे हमने आपको बताया कि एक तो ये विकास का है, दूसरा ये खादी का है और तीसरा एक कॉयर का है। तो कॉयर के हिसाब से भी हमने सुनिश्चित किया है और इसमें 43.56 करोड़ की राशि सुनिश्चित की है और इसका उत्पादन बढ़ाकर 5,05,000 मीट्रिक टन से अधिक ये होगा और 7,25,000 रोजगार का सृजन होगा इसमें, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का इसमें निर्यात भी होगा। कॉयर बोर्ड से कॉयर इंडस्ट्री से जो उत्पाद होता है सर्वाधिक निर्यात के अंतर्गत जाता है और इस बोर्ड में इसलिए इसका बड़ा महत्व है और इसलिए कॉयर इंडस्ट्रीज को हम अधिक से अधिक ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं। चौथा हमारा जो एक मुख्य अंग है जो एमएसएमई का, जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के माध्यम से हम क्रेडिट रेटिंग की योजना को कार्यान्वित करते हैं। क्रेडिट रेटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है और इस बार 200 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है। अपने में ये पिछले बार के कई वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है, क्योंकि इंडस्ट्री की रेटिंग आज ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। तो उसमें अच्छी कंपनीज लगें, विश्वस्त कंपनी लगें, ताकि ढंग से रेटिंग हो सके और इंडस्ट्री को लोन आदि प्राप्त होने में कोई दिक्कत न जाए। इस दृष्टि से NSIC ये काम कर रहा है और 40,000 रुपये का हम सब्सिडी देते हैं। तो ये इसके लिए 200 करोड़ का है और NSIC रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो इस बार का जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का हिसाब है, 11 लाख मैट्रिक टन का कच्चा माल समर्थन करने के लिए करने की उम्मीद है और उसमें 8,000 करोड़ का सहयोग रहेगा। 8,000 करोड़ का ऋण होगा और इसके लिए 11 लाख मीट्रिक टन कच्चा माल की दृष्टि से प्रदान किया जाएगा। और NSIC ने 25 LBI लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर भी इन्होंने प्रारंभ किया है और प्रारंभ करने का प्रारूप बना लिया है और भविष्य में समझता हूँ कि इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और भी बिंदु हैं, उसको आप देख लेंगे, लेकिन एक इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, MSME के लिए जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, इसकी भी बहुत चर्चा होती है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत भी जो 2015 में कानून बना था, उसको 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी कर दिया है। पहले उतना नहीं हो पाता था, 20% कम से कम उनको खरीदना, प्रोक्योर करने की बात थी।
लेकिन उस प्रकार की चीज़ नहीं आ पाती थी, तो इसको मैंडेटरी कर दिया है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 2014-15 में 13,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट हुआ था और अभी तक इस समय का आंकड़ा पूरा आ नहीं पाया है, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा PCUs प्रोक्योर कर रहे हैं। और सेम हम लोगों ने भी मीटिंग ली है इसी मॉनिटरिंग के लिए। हमारे जो सेक्रेटरी हैं उसके चेयरमैन हैं, तो PCUs की मीटिंग लेकर जो भी हमारे तरफ से घोषणाएं हैं, कानून बने हैं, कानून के आधार पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, MSME को वो सुविधा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अब जैसे L1 प्लस 15% का टेंडर के अंदर है, आपका अर्नेस्ट मनी नहीं की है, टर्नओवर की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लगभग ये जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योगों के लिए है, वही चीज़ सुनिश्चित की गई है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुणवत्ता स्थापित हो, इसके लिए भी हमारी मिनिस्ट्री ने ध्यान दिया है, ज़्यादा ध्यान दिया है। और गुणवत्ता स्थापित करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है, ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए चलाया जाता है। तो उसके अंदर एक लीन कॉम्पिटिटिवनेस टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरिंग को सिस्टमेटाइज करती है और साथ ही साथ कम खर्चा हो, प्रदूषण मुक्त हो, यानी जिसको आप जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट वाली बात करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगिता लीन टेक्नोलॉजी की होती है। इसको हमने प्रायोरिटी ज़्यादा दी है और लीन टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने पैसा यहाँ दिया है। इस कार्यक्रम के इसमें 100 मिनी क्लस्टर के अंतर्गत लीन टेक्नोलॉजी को हमने 14 करोड़ का प्रावधान किया है। और इसी ढंग से एक टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन है, जो क्वालिटी कंट्रोल की दृष्टि से चीज़ें हैं, उसी में ISO वगैरह का सारा करते हैं। तो उस टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन, जिसको टेकअप कहते हैं, इसके लिए भी हमने अधिक से अधिक माल ठीक से बने, मैन्युफैक्चरिंग ठीक से हो और हम ग्लोबल मार्केट में compete कर सकें, इसके लिए हमने जो हमारा बेनिफिशियरी है या हमारा जो छोटा उद्यमी है, उसके लिए हमने दिया है। और 200 उत्पादन प्रमाणन उसके सर्टिफिकेट के लिए 150 MSME द्वारा जो एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, उसको ठीक करने के लिए 20 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। इसलिए इसके अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। इनक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में हमने जो बात की है, उसमें विशेष रूप से एक होम इंस्टीट्यूशन है और बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, इसको हमने प्रक्षेप दिया है ताकि इसको ढंग से देखें और बड़ा अनुरक्षण करें। इसके लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया है और इसमें 150 इंक्यूबेशन जो सेंटर्स बने, इसके लिए अवेयरनेस पैदा हो, अधिक से अधिक लोग इस दिशा में जाएं, उस दृष्टि से हमने इतना पैसा खर्च किया ताकि जगह जहाँ सेमिनार्स, गोष्ठियाँ, अवेयरनेस के कार्यक्रम इस ढंग से हों, इस हिसाब से किया गया है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए जो क्वालिटी प्रबंधन के जो मानक हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो मानक हैं और क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल टूल्स का है, इसके ज़रिए से हमने अधिक से अधिक हम compete कर सकें, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए 10 MSME क्लस्टर किया है और उस 10 MSME क्लस्टर्स में लगभग अपनी चीज़ों को ढंग से निर्माण कर सकें, क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों को बताया जा सके। इसके लगभग 100 से अधिक इस प्रकार से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया है और जिसमें
कई वर्कशॉप भी हुए हैं और भी हम करने की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इसको हम प्लान कर रहे हैं, ताकि हमारा जोर है कि जहां हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, जहां एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रायोरिटी दें, वहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी ना हो। इस दिशा में जहां हम उसके लिए सब्सिडी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहे हैं, उसके अपग्रेडेशन के लिए दे रहे हैं, वहीं आम एंटरप्रेन्योर को हम अधिक से अधिक जागरूक कर सकें, उसको अवेयर कर सकें, इस दिशा में कार्यशालाएं भी हम लगा रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग 4 दिन की भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं। टूल्स रूम के माध्यम से तो उसका एक निश्चित समय रहता है, वो करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। कुछ हमारी स्कीम्स हैं जिसके जरिए से हम समय समय पर मशीनों के रिनोवेशन के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए हम सब्सिडी देते हैं। और उस स्कीम का नाम है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। उसके लिए भी 3,400 एमएसएमई के लिए पिछले बार 3,400 एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए 298 करोड़ रुपए की सब्सिडी की इस समय प्लान किया है हमने कि उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाए। इसी ढंग से और भी इसी प्रकार की स्कीम्स हैं, लेकिन इसमें एक टूल, एक व्यापार संबंधित है, महिला वाला। हाँ, इसमें विशेष रूप से महिलाओं की दृष्टि से है। इसमें लगभग 5,000 महिलाओं द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को प्रारंभ करने के लिए उनको 3 करोड़ का हम दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो इस बजट में घोषणा हुई है इसमें SC ST महिला और इसके लिए स्टैंड अप इंडिया की बात करके जो वित्त मंत्री जी ने बताया है, उसमें कहा है कि इसमें हर बैंक कम से कम 2 को अपने साथ जोड़े, एक SC और एक वुमन, 2 को जोड़ेगा तो लगभग 2.5 लाख तक का एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। और इनको आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने इसमें प्रति को हर को 3 करोड़ की बात की है और महिला एंटरप्रेन्योरशिप अधिकाधिक मात्रा में आगे आए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, उस दिशा में चाहे लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से हो, चाहे अभी जो स्टैंड अप इंडिया की बात की है, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ये चीज़ें भी आ जाती हैं, इसके माध्यम से हो, हम वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आपके बीच में घोषणा करते समय प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कि आज महिला दिवस भी है। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को विशेष रूप से उद्यमी बनाने की दिशा में हमारे तरफ से ये प्रोत्साहन राशि है, वित्त मंत्री जी ने घोषित की है। मैं निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी को पूरे बजट के हिसाब से, विशेषकर जो MSME की दृष्टि से उन्होंने कार्य किया है, उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। टूल्स रूम के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। पहले इसको टूल्स रूम कहते थे, अब इसका नाम हो गया है टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम, TCSP। और TCSP ये विश्व बैंक से 2200 करोड़ का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है और उसके अंदर पहले 18 टूल रूम्स थे, अब 15 टूल्स रूम और बनाए जा रहे हैं। एक एक टूल्स रूम को करने में, एक एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर स्थापित करने में लगभग 125 करोड़, 150 करोड़ इतना कर रहा है। और अभी हम 3 स्थानों पर हमने इसका शिलान्यास किया है और भी 15 के वो सारे स्थान सुनिश्चित हो गए हैं, वो भी हम करेंगे। तो इसके माध्यम से अधिकाधिक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, जरा हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छे स्थान पर जा सकें, वो इंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और अच्छी इंडस्ट्रीज में जाकर काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार का ये टूल्स बनेगा। इसमें ट्रेनिंग होगी, उनकी पढ़ाई भी होगी, हॉस्टल भी वहाँ होंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी होंगे। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स ऐसे होंगे कि जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर कोई इनोवेशन की स्थिति निर्माण होती है, इनोवेटिव आइडिया आती है और उसके लिए R&D की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की,
तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के अंदर R&D की व्यवस्था रहेगी। वो आकर वहाँ अपने ढंग से प्रयोग कर सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। तो ये टूल्स उनके इसके लिए लगभग 36,600 MSME को सहयोग देने के लिए 1,81,500 युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए 100 करोड़ का उसको व्यय प्रदान किया जाएगा, जो मशीनों के उन्नयन के लिए और उसके बढ़ोतरी के दिशा में काम करेगा। MSME क्लस्टर को भी हम फोकस कर रहे हैं। क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट आज के लिए बहुत आवश्यक हो गया है और जितना आधुनिकतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर जो इंडस्ट्री है और जो मल्टी प्रोडक्ट करती है, कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कई प्रकार के सामानों का निर्माण करती हैं। पहले यह था कि एक ही प्रकार के सामान का निर्माण करने वाली इंडस्ट्री का क्लस्टर के आधार पर हम उसको सहयोग प्रदान करते थे, लेकिन अब हमने अपने गाइडलाइन में सुनिश्चित किया है कि मल्टी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्लस्टर रहेगा और उस क्लस्टर के आधार पर कुछ इंटरवेंशंस हैं उनका अध्ययन करते हुए डायग्नोस्टिक स्टडी का है, उसकी पूरा करके उसमें हम पैसा देंगे, सब्सिडी देंगे। और इसी ढंग से सॉफ्ट इंटरवेंशन है, उसके लिए 25 लाख 50 लाख है। 25% प्रोजेक्ट कास्ट का 25% सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए, उसमें विशेष रूप से अवेयरनेस का होगा, उसमें स्किल डेवलपमेंट का होगा, ये सारी चीज़ करते हैं। और हार्ड इंटरवेंशन में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हम डेवलप करते हैं। जो इंडस्ट्री है उसमें कॉमन फैसिलिटी होगी और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होगा। तो इसके लिए अच्छा पैसा 15 करोड़ तक, इसमें 15 करोड़ तक हम सेव करते हैं। तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट को हम ज़्यादा इस समय हाईलाइट कर रहे हैं और इसमें लगभग 5 कॉमन फैसिलिटी सेंटर और 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिसाब। केंद्र की स्थापना के लिए 135 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और पिछले बार भी इसमें हमने की है। इसी ढंग से जो लोन लेते हैं, आपको शिकायतें बड़ी प्राप्त हुई होगी कि साहब ये लोन लेने में बैंक वाले बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। 1 करोड़ का जो हमारा कोलेटरल फ्री लोन मिलना चाहिए, कई बार बैंक की तरफ से बड़ी परेशानी जाती है। तो हमने एक MSME ने ये गारंटी ली है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम के आधार पर हम उनकी गारंटी लेते हैं। सिडबी के माध्यम से हम बैंक को पेमेंट भी करते हैं। तो उसमें भी हमने इस समय क्रेडिट गारंटी स्कीम में पिछले बार भी हमने काफ़ी लाभ दिया था और इस समय 50 करोड़ की राशि इस समय प्रस्ताव करने का है और मुझे लगता है कि पिछले बार लगभग 22 लाख यूनिट्स को हमने इसका लाभ प्रदान किया था। भविष्य में और भी अधिक से अधिक हम कर सकेंगे, ऐसा मुझे समय समय पर बायर्स, परचेजर्स, MSME के और बाकी के PCUs के ये 7 साल लोग आएँ, वेंडर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो, इस हिसाब से भी एग्जीबिशन हम लगाते हैं। इस एग्जीबिशन का बड़ा फ़ायदा होता है ताकि MSME के द्वारा निर्माण किया हुआ माल वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसमें 65 नेशनल स्तर का वेंडर डेवलपमेंट, हम 200 राज्य वेंडर डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, इसमें 5 करोड़ का व्यय किया जाता है। इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। फिर इसके परीक्षण का भी, टेस्ट का भी है और इसमें हमने विशेष रूप से 15,000 MSME तथा अन्य इकाई को लाभान्वित करने के लिए 2,50,000 परीक्षण किए जाएंगे। 9 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जाएगा। 12.50 करोड़ का इसमें व्यय किया जाएगा। ये एक आगे की दृष्टि से जो हमारी इस बजटीय प्रावधान जो हमारे लिए किया गया है, जो इसका एलोकेशन किया गया है, उस दृष्टि से क्रम वाइज प्रमुख स्कीम्स में हम क्या क्या योजना बनाकर चल रहे हैं, ये आपके सामने हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ज़्यादा हमने फोकस किया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इसके लिए गुणवत्ता का 3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया है
और NSIC, KVIC और क्वायर बोर्ड, इनके माध्यम से अधिक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं और अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप को भी आगे बढ़ाते हैं। इसको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको किया है। इंडस्ट्रीज़ को सुविधा प्रदान करने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट की बात हमने की है, ताकि उनको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में कह सकते हैं, उसमें 1000-2500 तक लोग काम करते हों, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी स्फूर्ति स्कीम के जरिए से कैसे हम आगे बढ़ा सके, पुरानी इंडस्ट्री भी हमारे कैसे जीवित हो सके, इसके लिए भी हम प्रयत्न किए हैं इस बजट के अंदर। और सामान्य तौर पर आप एक पूछ सकते हैं कि साहब इंडस्ट्री सिक होती जा रही हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे NPA होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो इनके लिए भी हमने किया है। अभी उतना पूरा अब तो धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता जा रहा है। हमने किया है कि जो NPA होने के क्रम में है वो न होने पाएँ, इसके लिए हमने ए फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस इसीलिए किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा बहुत उसमें अड़चन पैदा की थी, लेकिन वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और उनका कहना है कि 10 लाख तक का बैंक का मैनेजर ठीक कर लेगा। बाकी के लिए एक करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी बनाकर ये देखेंगे कि NPA सचमुच होने जा रहे हैं या ऐसे ही है। अगर NPA होने की स्थिति में है तो उनको वो अवसर प्रदान करेंगे, और नहीं तो फिर इसी ढंग से जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी रिवाइव होने की संभावना हो सकती है, वो भी इस दिशा में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी दिक्कत जाती थी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे कामत कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें आग्रह भी किया था कि 1 पेज का रजिस्ट्रेशन का क्रम हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात के अंदर ये चिंता व्यक्त की थी कि छोटे छोटे उद्यमी ये परेशानी व्यक्त कर रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत जाती है, बहुत सारा इधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो हमारे अधिकारियों ने मिल करके सारी चीज़ें तय की और 1 पेज का ये 20 पॉइंट का एक बनाया, और आप जानकर प्रसन्न होंगे जो आवश्यक जानकारी उसमें की गई ये बिल्कुल ऑनलाइन है, और एक एक बिंदु को करके भरते जाएंगे। 20 भरने के पश्चात, क्लिक करने के पश्चात 5 मिनट के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप रहा है। और अब तक 3 लाख कितना हो गया है, 3,32,000 हो गया है। ये सितंबर में लॉन्च किया गया और अब तक 3,32,000 हो गया है, जबकि हमारी यूनिट इस समय लगभग 4 करोड़ है, जिसमें केवल 17 लाख रजिस्टर्ड है। लेकिन इसके कायम करने के पश्चात केवल सितंबर और अब के बीच में 3,32,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इस दिशा में भी हमारा प्रयास है, लेकिन बजटीय हिसाब से और पिछले बार हमने क्या क्या उस दृष्टि से जो आपके बीच में बात करनी थी, ये हमने आपके सामने रखा है। आपको कोई बात लगती हो तो आप पूछ सकते हैं। उद्योग उद्धार मेमोरेंडम में राज्य में कुछ बता सकते हैं, स्टेट में कहाँ से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? ब्रेकअप 3 लाख में कहाँ पे सबसे ज़्यादा? हाँ, ब्रेकअप तो दे सकता हूँ मैं। महाराष्ट्र है इस नंबर। महाराष्ट्र में 48,056 है, और गुजरात में 43,457 है, बिहार में 41,992, राजस्थान में 30,164, और तमिलनाडु में 26,413, उत्तर प्रदेश में 24,760, तेलंगाना में 17,766, और मध्य प्रदेश में 17,113, कर्नाटक में 12,419, झारखंड में 11,170, वेस्ट बंगाल में 9,707, इसी तरह से है। केरल में एक का ये हमारे पास ब्रेकअप है पूरा, और आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। पासवर्ड जरूरत नहीं है। वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर देख सकते हैं। udyog aadhar.gov.in
gov.in, इस पर आप देख सकते हैं, इस पर आ जाएगा पूरा, और उस पर आपको पूरा गाइडलाइन भी आ जाएगी। उस पर आपको एक पेज में हमने क्या पॉइंट दिया वो भी आ जाएगा भरने के बाद। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ये जो मुद्रा योजना है, इसमें बजट में काफी एलोकेशन बढ़ाया गया है, इसमें एसएमई को कितना फायदा हो रहा है, कितना उनको एक्सेस फाइनेंस सबसे बड़ी चुनौती रहती है उनकी? देखिए, सही बात यह है कि मुद्रा योजना बड़ी लाभकारी योजना है, और मैं कह सकता हूं कि इसमें उस मुद्रा योजना का नाम ही है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। तो एक तरह से देखिए तो माइक्रो यूनिट के डेवलप करने के लिए है, और इसलिए ज़्यादातर ये बात सही है कि सर्विस सेक्टर की दृष्टि से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें 50,000 तक शिशु मुद्रा है, और 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक किशोर मुद्रा है, और 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक तरुण मुद्रा है। ज़्यादातर लोग इस समय बैंकों के द्वारा ले रहे हैं, और बैंक को इसको बिना किसी गारंटी का देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बैंक को अपने घर से नहीं देना पड़ रहा है, वो तो रीफाइनेंस होगा, बाकी तो ऑलरेडी इनको फाइनेंस किया ही जा रहा है, तो बैंक इसको दे रहा है। जहां लोग सक्रिय होकर करा रहे हैं, मैं समझता हूं कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग उसमें हैं, और 1,80,000 करोड़ का इस बार बैंक के अंदर प्रावधानित किया है। 92,000 करोड़ का इससे पहले हो चुका है, लगभग 1 लाख करोड़ का कह सकते हैं। तो इसका बड़ा लाभ हो रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस होती जा रही है, वैसे वैसे इस दिशा में लोग आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। और जो जनधन खाता योजना है, जनधन खाता योजना के कारण जो खाता खुला है, उसके कारण भी इसमें बड़ा लाभ हो रहा है। सर, जैसे ये जो मुद्रा योजना है, इसमें संगठित क्षेत्र भी है, जो हॉकर्स वगैरह हैं वो लोग भी शामिल हैं, उसमें एमएसएमई एक्चुअली क्या मेजर बेनिफिशियरी एसएमई है? भाई एमएसएमई, देखिए मुद्रा तो एमएसएमई आ गया ना, माइक्रो यूनिट मैंने एमएसएमई, तो माइक्रो की दृष्टि से तो है, हम तो कह रहे हैं लाभ उसका बहुत है। माइक्रो तो सर्विस सेक्टर में भी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है। मंत्री जी मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ इधर सामने आपके, हाँ बोलिए। ग्रामीण इलाकों में जो कुटीर उद्योग लगभग समाप्ति की ओर है, शहरी इलाकों में जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ तो चल भी रहे हैं, गाँव में तरफ बर्बाद हुआ पड़ा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से क्या उन उद्योगों को रिवाइव करने के लिए उन्हें विपणन केंद्र या उनके जो प्रोडक्ट हैं, थोड़े छोटे मोटे जो भी वो बनाते हैं, उसको बेचने या उसको उस उत्पाद को सही मार्केट तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था बनाई जा रही है या नहीं? हाँ, हमारे तरफ से मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम असिस्टेंस का है, इस दिशा में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसके लिए जगह जगह फेयर भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जीबिशंस भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना इसका अवेयरनेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस पैदा करने की दृष्टि से ही जगह जगह छोटे छोटे गोष्ठियाँ भी आयोजित की जा रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा जो निमिष में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जो हैदराबाद में है, उनके तरफ से इस समय व्यापक तौर पर चल रहा है। हमारी तरफ से जो ये विलेज यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इससे हमने एक समझौता RCT जिसको कहते हैं, इससे समझौता किया है। इनके तरफ से भी इस प्रकार के जो उद्यमी हैं, जो अभी उद्यम लगाना चाहते हुए भी, और जो पुराने जिनके छोटे कुटीर उद्योग की आपने बात की, जो आगे कर सकते हैं, उनको भी उसमें हम बुलाकर उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि ट्रेनिंग के माध्यम से भी उनको अवेयर करें और उनका प्रोडक्ट बिके। इसके लिए एग्जीबिशन हम KVIC की तरफ से भी लगाते हैं, NSIC की तरफ से भी लगाते हैं, और भी ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना व्यापक तौर पर होना चाहिए नहीं हो रहा था। मंत्री जी, सारी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसमें, मैंने आपके कई फेयर देखे भी हैं, खासकर के मैंने उत्तराखंड में रहा हूँ, वहाँ पे कई मेले देखे हैं जो शहरी इलाकों में ज़्यादा लगते हैं, ग्रामीणों में खैर लगते नहीं वो, वहाँ लोग आते हैं वहाँ पर बेचने, लेकिन उसमें मैंने देखा कि तमाम दुकानें जो चाइनीज होती हैं वो घुस जाती हैं। कुटीर उद्योग, मेरा कहना ये है कि जो गाँव का लुहार पहले बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाया करता था, वो खिलौने बेच करके उसका रोजगार चलता था, आज वो लुहार बेरोजगार है,
उसको गांव छोड़ करके शहर में आना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। ऐसे ही तमाम लोग दलिया बनाया करते थे, कुछ और चीजें बनाया करते थे, सूप बनाया करते थे, उसको बेचा करते थे, वो उनके रोजगार का साधन। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ उन मेलों में जो चाइनीज घुस रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट घुस रहे हैं, मैंने क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी कि सिर्फ और सिर्फ कुटीर उद्योग से जुड़े हुए उत्पाद ही उन मेलों में लगे, या उन गाँव में जाकर कोई ऐसी योजना बने तो ग्रामीण जो है वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये शब्द प्रयोग करते हुए मैं आगे बढ़ा था। हमारा इतना व्यापक अभी नेटवर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जितना भी है हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमने अपने अधिकारियों को कहा था कि कम से कम हर जिले में तो होना चाहिए, एग्जीबिशन होना चाहिए। अभी हर जिले में भी एग्जीबिशन नहीं होता है। हर जिले में फेयर होना चाहिए, हर जिले में इस प्रकार के गोष्ठियाँ, सेमिनार, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। कुछ स्थानों पर पैम्फलेट और इसके आधार पर लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो जैसे आपने कुम्हार की बात की, कुम्हार की बात आपने नहीं बताई, लोहारे की बात बताई। तो कुम्हार भी हैं, लोहार भी हैं, बढ़ई भी हैं, इन लोगों को भी इनकरेज करें। और जो चटाई बनाते हैं कुस की, आप देखे होंगे गांव के, क्योंकि आप गांव के रहने वाले लगते हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से गंवार हूं, चिंता ना करें। लड़की वार्ता में गंवार नहीं लग रहे हैं। तो ये वो चटाइयाँ भी होती हैं। मेरा कहना है कि उनको लेने के लिए जो इस बार के एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं, हमारे तरफ से प्रयास जरूर है कि उनको इनकरेज करके ले आएँ, लेकिन उसके लिए बड़ा व्यापक तैयारी की जरूरत पड़ेगी और आम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। इस दिशा में हमारे तरफ से प्रयास है, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं जा पाया है। जैसा अभी आपने कहा कि गांव के लोग इस तरीके से हैं, उसको कर लेंगे। जहाँ तक चाइनीज उसका माल का प्रश्न आपने बताया, अब क्रमशः ढीला होता जा रहा है। ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो बहुत अधिक था, बड़ी चिंता थी, अभी भी चिंता है, लेकिन उसको भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अपना माल ठीक हो, अपना इस तरह से प्रचार भी ठीक से हो। अगर हम अपनी बड़ी लाइन खींचेंगे तभी उसको हम मात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमारी कोशिश है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं हम नहीं कह सकते। ऐसा कुछ सुझाव आप लिख करके अलग से मुझे दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। इसमें कहना चाह रहा हूँ, जो ग्रामीण या जो भी इस तरह के एमएसएमई लगाने वाले लोग हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कच्चे माल की। इसके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें खरीदने और उसके बाद अपने मटेरियल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या सरकार की तरफ से उस पर भी किसी तरह का कोई प्लान है, कोई योजना? हम तो दे रहे हैं ना, एनएसआईसी की तरफ दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर, लेकिन अभी इतना व्यापक नहीं है ना। हमने आपको बताया ना कि इतना व्यापकता नहीं आ पाई है। हमारी कोशिश ये, हम किसी की आलोचना इस पर नहीं करना चाहते। जिस तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए था वो नहीं, उसमें कमी रही है। हमारी कोशिश है कि उस दृष्टि से हम प्लान करें, और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने पहले डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात की तो लोगों ने उसका कहा कि अरे क्या करें, लेकिन इस बार के बजट ने साबित कर दिया है कि केवल डिजिटल इंडिया ही नहीं तो रूरल इंडिया भी है। गांव की तरफ जाने का एक हम जबरदस्त तरीके से अपना अवसर उपलब्ध कराए हैं, और उसके आधार पर हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, हमने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा पैदा करें, महिलाओं ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, SC ST एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। और इसीलिए दलित एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने वो घोषणा भी की है। तो ये हब बना है, ये दलितों के लिए ये हब बना है, मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये उस दिशा में जो प्रयास की बात है ये हम कर रहे हैं, ताकि उस आधार पर कर सकें। एक जन इधर है नवभारत, इधर एक है। जब आप एक मिनट ये आप जो इस वक्त है, आपका जो मंत्रालय है सर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से जुड़ गया है, लेकिन आपके बजट एलोकेशन में सिर्फ 15%। तो आपको लगता है कि ये आपका जो फंड है सफिशिएंट है? हाँ। कि आपने कितने बजट से पहले आपने जो प्रपोजल भेजे थे, तो आपने कितने फंड की डिमांड की? देखिए, जो बजट आया है, जो वर्तमान स्थिति है, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो खजाना नहीं है, पैसा इसका रोना नहीं रोती है। हमने कहा कि ठीक है, हमें जो मिला है उसी में अपना काम करेंगे। सीमित रिसोर्सेज के अंतर्गत सर्वोत्तम कैसा बजट बनाया जा सकता है वो बनाया गया है, और मैं समझता हूँ उसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है।
और इसलिए इस समय जो सुनिश्चित किया गया है उससे हम संतुष्ट हैं, पूरा संतुष्ट हैं, और उस हिसाब से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे निश्चित विश्वास है परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा है, ओवरऑल परसेंटेज हाँ। ग्रोथ कम है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हमारी परसेंटेज सबसे अधिक है जो बाकी के लोगों की तुलना में, तो हमें तो ज़्यादा मिला है, हम संतुष्ट हैं। उस दिशा में हमने प्लान भी किया है जो हमने आपको बताया। मंत्री जी, ये जो आपने 2016-17 की जो योजनाएं जो बनाई है, इसमें जो छठा बिंदु है, ये 2016-17 के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादन के लिए 45,000 करोड़ रुपए पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे 163 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये 45 उत्पादन का है। ये जो इंडस्ट्रीज है, खादी इंडस्ट्रीज हैं, उसके जो उत्पादन का स्वरूप है वो इतने माल का हो सकता है, इतने दाम का हो सकता है, ये एक अनुमान है। और उस अनुमान के अंतर्गत चूँकि इतना हुआ तो ये इतने लोगों के लगने के कारण ये चीज़ संभव हो सकती है, इतना होगा, इसलिए इसका इतना दिया है। मंत्री जी, जो नए शोरूम खुल रहे हैं, ये कहाँ खोले जाएंगे? जी, जो नए ये 15 स्थान पर है क्या लिखा है आप बता दो। देखिए, एक तो अभी भिवाड़ी में हमने उसका शिलान्यास किया है, बद्दी में शिलान्यास किया है, हिमाचल में एक, उत्तराखंड में ये वहाँ शिलान्यास करने वाले हैं सितारगंज में, और यूपी में 2 जगह, यूपी में एक ग्रेटर नोएडा और एक कानपुर में, और विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में, चेन्नई मद्रास में, कोयम्बटूर के पास कौन सा गाँव छत्तीसगढ़ में दुर्ग है। हाँ, छत्तीसगढ़ में दुर्ग है, और ऐसे है स्थान, हम आपको लिखित रूप से भिजवा देंगे। हाँ, और भोपाल में भी है, भोपाल में है। वास्तव में है क्या कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से हम जमीन मांग रहे हैं, ईटानगर में है, मणिपुर में है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे जैसे क्लियर करती जा रही है वैसे हम करते जा रहे हैं। मणिपुर में है, मणिपुर में जमीन मिल गई, वहाँ भी हम करने जा रहे हैं। मिल गया और दोनों जगह मिल गया। राजस्थान का तो हो गया भिवाड़ी में, बिहार में पटना में चल रहा है, पटना में एक चल रहा है पहले से। क्लस्टर को लेकर के मंत्री जी, क्या अभी तक कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, या कोई हम पर्टिकुलरली चाइना की कंट्री से हम कोई मॉडल उठा रहे हैं, तो उस मॉडल के अंतर्गत जैसे उसने अपने क्लस्टर यूनिट्स को डेवलप किया है, उसी लाइन के ऊपर में क्या हम उसको बीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, क्लस्टर हिसाब से जहाँ जहाँ अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री ही उतनी अधिक नहीं है, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ का हम आग्रह कर रहे हैं कि क्लस्टर बने, उसकी एसपीवी ढंग से बन जाए, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी अगर हमारी ढंग से बन जाती है तो उस आधार पर जैसा भी हम उसके अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर ढंग से हो, एक कैंपस ऐसा होना चाहिए जहाँ एग्जीबिशन भी लगा सकें, फेयर भी लगा सकें, माने हर प्रकार की सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। मैथनिक स्थिति भी हम निर्माण सकें, जो मैथनिक इंटरवेंशन है, जो इसके अंदर मार्केटिंग और बाकी सारी स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब करने का हमारा प्रयास है। चाइनीज़ के अंदर भी लगभग ये सारी चीज़ें उसी अंतर्गत हों, ये वहाँ उन्होंने किया है। हम प्रारंभ से ही दिशा में सोच रहे हैं और इसको क्रमशः लागू करने का प्रयास करते जा रहे हैं। कि प्राइवेट कंपनी का जो CSR है उसको भी इसके अंदर रूट करने का कोई प्रावधान? CSR के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी हम लोग कल ही बैठ कर विचार कर रहे थे कि CSR का उसमें उपयोग किया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री से वार्ता करके CSR का कैसा उपयोग हो सकता है, इसलिए कोशिश की जा सकती है। सर, पिछले 2 सालों से आपके मंत्रालय में कितने NPS हुए, कितने करोड़ का नुकसान हुआ? हम एनपी नहीं करते हैं। हम तो भैया देखो, हम तो स्कीम्स के आधार पर वो लागू हो इंडस्ट्री पर, ये कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा इसमें। लार्ज इंडस्ट्रीज़ में थोड़े से आपने देखा होगा कुछ NPS होते हैं। इतना कहना चाहूँगा कि मध्यम और लघु उद्योग में जो NPS की परसेंटेज है लार्ज उद्योग से कहीं ज़्यादा कम है। पर ये कहें कि यदि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद होगी तो उसके वेंडर्स नहीं बंद होंगे और उससे कोई NPA नहीं होगा तो होगा, पर MSMEs में कुदरती जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत कम हुआ है, कोई ऐसी बंद नहीं हुई, और यदि बंद हुई है तो उनकी संख्या बहुत कम। भाई वो रिजर्व बैंक इंडिया की तरफ से जो डेटा आया है लगभग 4 लाख के आसपास का है।
4,22,000 है या ऐसा कुछ है। शायद हो सकता है इस बार कुछ और अधिक आ जाए, लेकिन यह देखिए बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। ये केवल MSME ऐसे बैंक का भी हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, ये हमारा प्रयास है। सर, जहाँ तक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी की बात है, सेंट्रल PSUs जो अभी हम देख रहे हैं 13,000 करोड़ का प्रोक्यूर हो रहा है 20% मैंडेटरी होने के बावजूद, उनका क्या कहना है? मतलब ये कैसे आगे बढ़ेगा? क्या फुली इम्प्लीमेंट कब तक हम उम्मीद करें? आप उनका किस तरह से आप उनको यदि आपने फिगर देखी हो तो ये 2014-15 की फिगर हमने दी है। अभी 15-16 की नहीं है। 14-15 में कंपलसरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। 15-16 पहला साल है जब कंपलसरी है। हमने कहा कंपलसरी नहीं था तब भी 13,000 करोड़ का हुआ, और हमें अब उम्मीद है जो मीटिंग की है मंत्री जी ने, और मंत्री जी भूल गए आपको बताना, 17-18 को इन्होंने CPSUs के साथ मीटिंग रखी है। 17-18 अभी मार्च को ही एक मीटिंग रखी है इन्होंने CPSUs और के इसके साथ। पहले हम अभी गए थे, हमारा कॉन्क्लेव था चंडीगढ़ में, वहाँ भी PSUs के साथ बैठे थे। हम वहाँ भी बैठे थे, जो नागालैंड में अभी हमने कॉन्क्लेव किया तो वहाँ भी बैठे थे। अभी उम्मीद है कि इस साल हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये 25,000 से ज़्यादा, 25,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगा शायद ये टोटल फिगर जो प्रोक्योरमेंट की। 13,000 करोड़ से एकदम छलांग लगाएगा, 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, जाना चाहिए। ठीक है साहब, हाँ बोलिए। या क्या है वो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस रखी है स्टील में, तो उससे स्टील की प्राइसेस कुछ बढ़ी हैं, उससे MSME के लिए इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर इसमें दो ही चीज़ें हैं, जहाँ तक MSME एक्ट की बात है इसको हम बता देते हैं, बाकी आप बता दीजिए। ये जो डिफिनेशन वाली बात आपने कही MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत, ये पार्लियामेंट के उसमें है, अब वो कब लाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। और जहाँ तक स्टील की मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की बात है, ये बात ठीक है कि कुछ सरकार ने कुछ निश्चित किया है कि उसके मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है। उसमें सरकार ने जब ये फैसला लिया था, स्टील मिनिस्ट्री ने, उसमें सभी के कंसर्न सोच के ही फैसला लिया था, तभी हमने अपने कंसर्न बता दिए थे। ठीक है साहब, आप सब लोगों को नमस्कार।